नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम सामान्य हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला से हर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला की वीडियो देखने के बाद में वर्णमाला की एमसीक्यू वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे आपकी जो पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है और आपको समझ में भी आ जाता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भाषा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाषा। संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है, भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा की जो सार्थक इकाई होती है उसको वाक्य कहते हैं, और वाक्य से जो छोटी उप इकाई होती है उसको उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसे पदबंध कहते हैं, और पदबंध से जो छोटी इकाई होती है उसे पद कहते हैं, और पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, और अक्षर से भी जो छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि या वर्ण कहते हैं। तो याद रखिए, आज हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो वर्ण या ध्वनि को आपको मेनली यहाँ पे देखना है आपको कि किसको कहते हैं। तो भाषा की यह सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है जी। भाषा देखिए टॉप में दिख रहा है, और वर्ण या फिर ध्वनि है अब वो आपको लास्ट में दिख रहा है। इसका रीज़न यही है कि ये घटते क्रम में लिखा गया है। ठीक है जी, घटते क्रम में लिखा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण या फिर ध्वनि कहते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसी वजह से इसको बताना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखें कि अक्षर दिया गया है, ये पद से छोटी इकाई होती है। अक्षर और वर्ण में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, अक्षर और वर्ण एक टाइप से ही दिखते हैं। आइए इसको समझते हैं हम लोग, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है। तो देखिए, राम जो शब्द है वह दो अक्षरों से मिलकर बनता है। ठीक है जी, राम जो शब्द है वो दो अक्षरों से मिलकर बना है। देखिए, र में आ की मात्रा रा और म। ठीक है जी, राम जो है दो अक्षरों से मिलकर बनता है। लेकिन यदि हम लोग वर्ण की बात करें तो राम जो शब्द है वो चार वर्णों से मिलकर बनता है। एक तो आधा र, आ और आधा म और अ। ठीक है, इससे मिलकर बना है। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ही राम जो है चार वर्णों से मिलकर बनता है, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि आधा र, आ, म, आधा म और अ इससे मिलकर बना है। ये कोई भी एक शब्द दे दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे राम है वैसे ही कुछ एक शब्द दीजिएगा, जैसे कि आकाश दे दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि ये आकाश है वह कितने वर्णों से मिलकर बनेगा, या फिर उसमें ऑप्शन में आपसे दे दिया जाएगा कि इनमें से किस वर्णों से मिलकर यह शब्द बना है। तो आप लोग को देखना है कि वह किस में से मिलकर बनेगा। आगे हम लोग देखेंगे ध्वनि या फिर वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ठीक है जी, ये आपने पहले ही बता दिया है मैंने आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ध्वनि वर्ण का उच्चारित या कथित रूप है। तो देखिए, हम जो बोलते हैं वो हम लोग को क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। जैसे कि क, ख, ग ये सभी बोल रहे हैं, ये हम लोग का ध्वनि। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। और अगर हम लोग उसी को अगर लिखेंगे तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। यदि उसको हम लोग लिखते हैं तो वह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। तो ध्वनि और वर्ण में मात्र सूक्ष्म अंतर है। जब हम लोग बोलेंगे क, ख, ग तो वह हम लोग का ध्वनि कहलाएगा, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तो वह वर्ण कहलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो देखिए, इसका एक और परिभाषा है कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्वनि या वर्ण कहेंगे। ये अन्य और परिभाषाएं यहाँ पे दिए गई हैं। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो यही और बहुत सारे परिभाषा दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वर्णमाला जो है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहले ही देख चुके हैं इसको। अब मानक हिंदी वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। कहीं कहीं पर 11 स्वर भी मिलते हैं। तो देखिए, अलग अलग विद्वान अलग अलग टाइप से इसको लिख दिया है बुक, और अपने अपने बुक में इन्होंने
वर्णों की संख्या को अलग अलग बताया है, लेकिन आपको देखिए याद रखना है कि मानक हिंदी वर्णमाला में जो वर्णमाला में जो जो टोटल होते हैं वो कितना होते हैं, 45 वर्ण होते हैं। कुल जो वर्ण होते हैं वे 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन कहीं पर इसको क्या बोलते हैं, 11 स्वर भी मान लिया जाता है। ठीक है जी, 11 स्वर मान लिया जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे देखिए, लेखन के आधार पर यदि वर्णमाला को बोला जाए तो 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, मानक हिंदी वर्णमाला में आप बताया जाता है, कहीं पर इसको 55 भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, आपको यही याद रखना है। आगे देखते हैं वर्णमाला के प्रकार। अब हम लोग वर्णमाला के प्रकार देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी जो व्याकरण में वर्णमाला के 2 प्रकार में इसको बांटा गया है। आप लोग जानते ही होंगे, एक तो स्वर होगा और दूसरा व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्वर, लेकिन उसका परिभाषा आपको याद नहीं होगा, तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या बिना किसी बाधा के बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, हम लोग स्वर कहते हैं। यानी कि बिना बाधा के जो बोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अ से आह तक, ठीक है जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्वर इसको और क्या बोलते हैं, लेकिन जब हम प्रकार पढ़ेंगे तब देखते हैं। अब व्यंजन, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है। तो देखिए, जो व्यंजन है वह स्वर के माध्यम से ही बोला जाता है। मतलब यदि हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि क ख ग, तो हम लोग को लास्ट में उसमें अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, जैसे कि क ख ग, इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो याद रखना है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे कि ये सारे आप लोग के क्या है, व्यंजन है, क से लेकर ह तक टोटल। आगे देखते हैं स्वर के प्रकार। अब हम लोग सभी स्वर के प्रकार देखेंगे। मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। तो मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर कितने स्वर के 3 भेद होते हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल पर तौर पे देखिए कि अ, ई, उ सब जो छोटा छोटा है, जिसमें मात्राएं नहीं लगी है, जैसे कि देखिए अ छोटा है, ई छोटा है, उ छोटा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। आगे देखिए दीर्घ स्वर, नाम से ही इसमें पता चल रहा है दीर्घ, तो दीर्घ मतलब सब बड़ा होगा। जैसे कि देखिए इनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। इसमें देखिए कम समय लग रहा था, अब दीर्घ में क्या लग रहा है, दुगना समय लग रहा है। ठीक है जी, और इसमें सभी में देखिए मात्राएं लग गई हैं, लेकिन देखिए अ, ई, उ और इसी की री है, उसके बाद में ए है, वो दोनों ए है, ओ है और औ है। ठीक है, ये सभी हम लोग के क्या हो गए, दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में ये सभी आएंगे, इसमें दुगना समय लग रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अब प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। देखिए इसमें दीर्घ से भी अधिक समय लग रहा है और इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। देखिए पहले में 1 मात्रा का समय लगता था, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता था और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए नीचे, जैसे कि सुनो, राम, ओम, इस चिन्ह को देखिए, यहाँ पे चिन्ह भी दिया गया है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है। जब आप लोग कहानी किस्से पढ़ते हैं तो उसमें जब व्याकरण लिखा होता है तभी उसमें इस प्रकार के आपको चिन्ह दिखाई देती होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया जाता है कि निम्न में से कौन प्लुप्त स्वर है, तो आपको पहचानना होगा कि इस चिन्ह को आप लोग याद रखिए। इसको अ ऐसे, इसको अगर उच्चारण करेंगे तो अ ऐसे टाइप से आता है, जैसे कि सुनो ऐसे टाइप से हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर बोलते हैं। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं हम लोग जीभ के उपयोग के आधार पे स्वर के भेद। तो इसके भी 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर, इसके उच्चारण में जीभ का
अगला भाग जो है कार्य करता है। तो अग्र नाम से ही पता चल रहा है कि जीभ का अगला भाग कार्य करेगा। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से आएंगे। तो ई है, दोनों ई आएंगे, बड़ा ई सॉरी छोटा ई, बड़ा ई और छोटा ए और बड़ा ए। ठीक है जी, ए और ए, है ना। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे मध्य स्वर, है ना। तो जी जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य स्वर बोलेंगे। जैसे कि अ, केवल एक ही चीज़ याद रखना है यहाँ पर, मध्य में केवल अ। उसके बाद देखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए अग्र में पहला भाग कार्य करता है, मध्य में बीच वाला जीभ का बीच वाला भाग कार्य करता है और पश्च में जीभ का पिछला वाला। तो याद रखना है कि किसमें कौन सा आएगा, ये भी क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। अ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये सभी किस में आएंगे, तो पश्च स्वर में आएंगे। ठीक है, तो स्वर के प्रकार जीभ के आधार पे ये हो गया। आगे देखते हैं स्वर के प्रकार मुख के खुलने के आधार पर। इसमें देखिए इसके इस प्रकार से हम लोग यदि हम लोग बांटेंगे तो इसके 4 भेद होंगे, विवृत्त, अर्धवृत्त और संवृत्त और अर्ध संवृत्त। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं विवृत्त। जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे कि अ, जिनके यदि हम लोग किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख पूरा खुलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विवृत्त। तो एक ही चीज़ है जिसके कारण हम लोग का जो मुख है वो पूरा खुलता है, वह है अ। ठीक है जी, अ बोलते हैं तो हमारा मुख पूरा खुल रहा है ना, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, विवृत्त। ठीक है जी, विवृत्त। ठीक है जी, उसके बाद में अर्धविवृत्त। ठीक है जी, अर्धविवृत्त जिनके उच्चारण में मुख जो है आधा खुलता है उसको अर्धविवृत्त कहते हैं, जैसे कि अ, ए और औ। ठीक है जी, औ। आगे देखते हैं संवृत्त, जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, जैसे कि ई, बड़ा ई, उ और उ। ठीक है, तो इसमें देखिए जब बोलेंगे तो मुख जो है ज़्यादा नहीं खुलता, कम खुलता है, काम चल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं संवृत्त। और अर्ध संवृत्त, जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, जैसे कि ए और औ। तो परिभाषाएं देखिए, परिभाषाएं की याद क्यों रखनी है, तो परिभाषा के अनुसार से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। पूछ दिया जाएगा कि जिसके उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा विवृत्त, अर्धवृत्त, संवृत्त और अर्ध संवृत्त। फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, तो आपको सारी का परिभाषा याद रखना है। ठीक है जी, तभी आपके क्वेश्चन हल होंगे। ये यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, अब देखिए होठों के आधार पर, तो होठों के आधार पर जो स्वर है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है आवृत्तमुखी और दूसरा है वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी जिसके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते उसको आवृत्तमुखी कहते हैं, जैसे कि आ, ई, ए। ठीक है, इसको हम लोग जब मुंह से बोलते हैं तो जो होठ है वह गोलाकार नहीं होता। आप लोग देखिए, बोल के देखिएगा अ, तो इसमें जो होठ है वो गोलाकार नहीं हो रहा है, सिंपल ही है, सामान्य रूप से ही है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, आवृत्तमुखी बोलते हैं। दूसरा है वृत्तमुखी, जिसके उच्चारण में होठ या मुख गोलाकार हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है उ, ओ। ठीक है जी, इसको हम लोग बोलेंगे तो हमारा होंठ जो है वो गोलाकार स्वरूप ले लेता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी बोला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि नाक व मुंह से हवा निकलने के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। तो नाक या फिर मुख से जो हवा निकलती है उसके आधार पर भी स्वर को बांटा गया है। तो इसे देखिए हम लोग, पहला है निरानुनासिक और दूसरा है अनुनासिक। तो सबसे पहले देखिए निरानुनासिक को, जिसके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरानुनासिक बोलते हैं, जैसे कि आ, ई और उ। दूसरा है अनुनासिक, जिसके उच्चारण से हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक। तो देखिए निरानुनासिक और अनुनासिक में एक अंतर है कि निरानुनासिक में हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से बिल्कुल भी नहीं निकलती। ठीक है जी, और अनुनासिक में क्या होता है, हवा जो है नाक से तो निकलती है लेकिन मुख से भी निकलती है। तो देखिए अनुनासिक में क्या आएगा, अंगा आएगा, है ना, और चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वे सभी आएंगे,
है ना। और निरनुनासिक में क्या आएगा आप लोग का अ, ई और उ आएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए घोषत्व। घोषत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में अक्सर आता है। तो घोषत्व के आधार पर दो टाइप से होते हैं, दो टाइप होते हैं घोषत्व के आधार पर, दो टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग घोष या सघोष बोलते हैं, और दूसरा को बोलते हैं अघोष। ठीक है, पहला जो है घोष या सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है, यानी जिस वर्णों को उच्चारण हम लोग बोलेंगे तो गले में यदि गूंज होती है या फिर कंपन होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे घोष। ठीक है जी, उसको हम लोग बोलेंगे घोष या सघोष। तो घोष या सघोष वर्ण किसको बोलेंगे, यदि जो वर्ण है उसका उच्चारण करेंगे तो गले में कंपन उत्पन्न होती है, गले में कंपन उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन वर्णों को हम लोग बोलेंगे सघोष बोलेंगे या फिर घोष बोलेंगे। ठीक है जी। अब देखिए अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होती उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अघोष बोलेंगे। मतलब यदि कोई वर्ण बोल रहे हैं तो उसमें गले में कंपन उत्पन्न नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी जो स्वर होते हैं वो सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष याद रखना है, सभी जो स्वर होते हैं वे सघोष होते हैं। क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है कि क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सघोष है या फिर निम्न में से कौन अघोष है। तो सारे स्वर जो क्या होते हैं वे सघोष होते हैं। ठीक है जी, सारे जो स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर महाप्राण और अल्पप्राण, इसके दो भेद होते हैं। प्राणत्व के आधार पर दो भेद होते हैं, महाप्राण और अल्पप्राण। महाप्राण किसको बोलते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिक हवा निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं महाप्राण। प्राण किसको बोलते हैं, देखिए प्राण बोलते हैं हवा को, अब महाप्राण मतलब बहुत ज़्यादा हवा। ठीक है, तो मुख से बहुत ज़्यादा हवा निकलती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको महाप्राण बोलेंगे। और यदि कम हवा निकलती है तो उसको अल्पप्राण बोलेंगे। अल्पप्राण के यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया गया है, जिन व्यंजन यहाँ पे व्यंजन लिख गया है, ये व्यंजन नहीं है, वर्ण है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसको अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है जी, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्पप्राण बोल देंगे। अब देखिए स्वर जो क्या किस प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, अल्पप्राण वाले होते हैं। यानी हम लोग यदि स्वर बोलेंगे तो मुख से कम मात्रा में हवा निकलती है, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, अल्पप्राण वाले बोला जाता है। आगे देखिए आयोगवाह। ठीक है, आयोगवाह किसको कहते हैं, अब देखिए हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में और न ही व्यंजनों में की जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोगवाह कहते हैं। ठीक है जी, हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों की गणना न तो स्वर न तो व्यंजन में की जाती है, न तो उनको स्वरों में रखा गया है न तो व्यंजनों में रखा गया है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि अंक और अहा, जो अंक है और अह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोगवाह बोलते हैं। वर्णमाला में इसका स्थान जो है स्वर के बाद और व्यंजनों से पहले होता है ना। और अंक और अह यही दोनों दो हैं जिसको हम लोग आयोगवाह बोलते हैं। अंक को अनुस्वर बोलते हैं और अह को विसर्ग बोलते हैं। देखिए विसर्ग संधि जब पढ़ते हैं तो लास्ट में अह की मात्रा लगती है, तो वही है। देखिए अह को विसर्ग बोलते हैं और अंक को अनुस्वर बोलते हैं। ठीक है जी, अनुस्वर बोलते हैं। आगे देखिए आप लोग अनुनासिक। अब देखिए पहला हम लोग देखते हैं अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलते हैं उसको अनुनासिक बोलते हैं, जैसे कि गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। तो देखिए चंद्र बिंदु है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक। और अंक की मात्रा बोलते हैं, अंक की मात्रा है उसको ऊपर ही हम लोग देखें कि उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वर। तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, अनुस्वर किसको बोलते हैं, तो उसको जो वर्ण है वर्ण के ऊपर में बिंदु लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वर। और अनुनासिक किसको बोलते हैं, जब चंद्र बिंदु लगे उसको हम लोग बोलेंगे अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वर और अनुनासिक में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वर कहते हैं। तो देखिए अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर इतना ही है कि देखिए उसमें जो है अनुनासिक में क्या है, हवा जो है उच्चारण के समय
नाक और मुख दोनों से निकलती है, लेकिन जो अनुस्वर में है हवा केवल केवल नाक से निकलती है, नाक से निकलती है, यही अंतर है मेनली। अब देखिए विसर्ग, जिस ध्वनि के उच्चारण में या फिर जिस वर्ण के उच्चारण में, ध्वनि को ही वर्ण बोलते हैं, वर्ण को ही ध्वनि बोलते हैं, तो जिस ध्वनि के उच्चारण में ह की तरह ध्वनि आता है उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। जैसे कि अतः, अतः, अतः मेन यही है, अतः बोलते हैं, तो अतः बोलते हैं तो उसमें तह तह लास्ट में ह टाइप से ध्वनि सुनाई दे रही है, इसी को क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। और इसको किस प्रकार से लिखा जाता है आप लोग देखिए, अतः, स्वतः, दुख, देखिए दुख दोनों के बीच में क्या है बोलते हैं, विसर्ग की मात्रा दी गई है। और अब देखते हैं चौथा, निरानुनासिक। ठीक है जी, निरानुनासिक, केवल मुख से बोले जाने वाले स्वर को, स्वर वर्णों को निरानुनासिक कहते हैं। मुख के ही माध्यम से बोला जाता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। इसको दिया गया है, ठीक है जी, ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको याद रखना है कि कौन सा जो वर्ग है वह मुख या फिर हमारे शरीर के किस भाग से उसका उच्चारण होता है। जैसे कि देखिए नासिका, यानी नाक से किन किन शब्दों का उच्चारण हो रहा है, तो नाक से देखिए अंगा, इया, अड़ा, न, अरमा और अंग की मात्रा है, ये सभी नाक से निकल रहे हैं। दंत मूल से र और ला है, ये निकल रहे हैं। दंत मूल को देखिए, दंत मूल को ही क्या बोलते हैं, वत्सर्य बोला जाता है। ठीक है जी, दंत मूल किसको बोलते हैं, वत्सर्य बोला जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मसूड़ा बोलते हैं। आप और हम लोग क्या बोलते हैं, मसूड़ा बोलते हैं, इसी को दंत मूल यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद दंत, इसमें से ता और सा, ठीक है, त वर्ग वो आगे बताऊंगा कि वर्ग किसको बोलते हैं। ठीक है जी, त वर्ग, ठीक है, इसको आप लोग फोटो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए कोई कोई जो है दो जगहों से निकल रहे हैं, जैसे कि ओष्ठ और कंठ से, यहाँ पे देखिए नीचे देखिए, ओष्ठ और कंठ से क्या क्या निकल रहे हैं, ओ और, ठीक है जी, ये हम लोग कहाँ से निकल रहे हैं, ओट और कंठ से निकल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसी वजह से इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं व्यंजन के प्रकार। स्वर के प्रकार तो हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग व्यंजन के प्रकार देखेंगे। तो व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्शी, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पर्शी व्यंजन। वे व्यंजन जो कंठ, होंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जो व्यंजन है वह होंठ, तालु, मूर्धन्य या दंत स्थानों से स्पर्श के साथ बोला जाता है। स्पर्श यानी इसके बोलने में इसको लगता है कि इन जगहों को स्पर्श कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। इनकी जो संख्या है वह 25 है। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रही होगी सारे जो क वर्ग। अब आप लोग को याद रख लीजिए कि क वर्ग किसको बोलेंगे, क ख ग, क ख ग घ और अंगा। अंगा को यहाँ पे नहीं लिखा गया है क्योंकि ये स्पेशल करते हैं, अंगा भी आएगा, क वर्ग में अंगा भी आएगा, लेकिन देखिए ये यहाँ पे देखिए नासिक के में है, इसी वजह से इसको अलग मैं लिख दिया हूँ। ठीक है जी, तो क वर्ग में अंगा भी आएगा, लेकिन इसका एक रीज़न है कि मैं अलग से इसको लिखने का एक रीज़न है, आपको बताता हूँ क्यों इसको मैं अलग से लिखा हूँ। देखिए क वर्ग में क ख ग और अंगा आएगा, ठीक है, लेकिन जो क ख और ग घ है ये सभी कंठ से स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये सभी जो ध्वनि है वह स्वर से निकलते हैं। क वर्ग जो है वह कंठ, वह गले से निकलेगा। च वर्ग है वह तालु से स्पर्श करते हैं। ट वर्ग है वह मूर्धा को स्पर्श करते हैं, यानी मुख को। ठीक है जी, ता वर्ग है वह दांत को स्पर्श करते हुए निकलता है और प वर्ग है वह होठों को स्पर्श करते हुए निकलता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कंठ से संबंधित क्वेश्चन कौन सा है, तालु से कौन सा जो वर्ण है वह तालु को स्पर्श करता है, कौन सा जो वर्ण है निम्न में दिए गए में से कौन सा वर्ण है जो होठों को स्पर्श करता है। तो देखिए होठों को कौन स्पर्श करता है, प वर्ग। प वर्ग में जितने भी वर्ण है जैसे कि प, फ,
प, फ, ब, भ और म भी इसी में आएगा। ठीक है जी, आपको वर्ण को याद रखना है, वर्ण कौन से वर्ण में क्या आते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। और नासिक्य को इसी वजह से इसको अलग से मैं लिखा हूँ, नासिक्य। ये सभी जो है नासिक्य से, नाक से इसके क्या बोलते हैं, ध्वनि निकलती है, इसी वजह से इसको नासिक्य बोला जाता है। ठीक है जी, ड़, य, ड़ और न और म। इस आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए, अब देखिए कि नोट, यहाँ पे आप लोग को नोट करना है कि कुछ विद्वान हैं जो च वर्ग को स्पर्शी संघर्षी मानते हैं। देखिए यहाँ पे सभी को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पर्शी व्यंजन है, लेकिन कुछ विद्वान जो है वो च को क्या बोला जाता है, स्पर्शी संघर्षी माना जाता है, स्पेशल च वर्ग को। ठीक है जी, स्पेशल जो च वर्ग है उसको स्पर्शी संघर्षी मानते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से कौन स्पर्शी संघर्षी है, तो यदि छ है, ज है, झ है और च है, ये सभी हम लोग के क्या कहलाएंगे, स्पर्शी संघर्षी कहलाएंगे। ठीक है, आगे अब देखें सारणी में आप लोग को बहुत अच्छे से जमा के बताया गया है। इसको याद रखने में आप लोग को बहुत ही आसानी होगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, वर्ग दिए गए हैं, उच्चारण स्थान दिए गए हैं और उसको टाइप्स दिए गए हैं। तो देखिए, कंठ से क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा, ये सभी जो है कंठ से संबंधित है, कंठ से इसके ध्वनियाँ निकलती हैं। तालु किसको बोलते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन में ना ही रहिएगा। तालु किसको बोलते हैं हम लोग, तलवा। जीभ का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको तालु बोला जाता है। ठीक है जी, तो तालु से टकरा कर निकलती हैं ये सारी जो ध्वनियाँ हैं च वर्ग। ठीक है, च में क्या आएगा, च वर्ग में कौन सा आएगा, च, छ, ज, झ और इया, ये सभी जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मूर्धन्य में आएगा ट, ठ, ड, ढ, ड़, दंत में आएगा त, थ, द, ध, न और ओष्ठ में आएगा प, फ, ब, भ, म, ये सभी आएंगे। तो सारणी में इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इनकी प्रवृत्ति को देखिए, जो घोषत्व के आधार पे हम लोग देखे थे कि सघोष और अघोष, और प्राण के आधार पे देखे थे कि हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण। वो तो स्वर देखे थे कि स्वर क्या होते हैं, स्वर जो है स्वघोष होते हैं और अल्प प्राण वाले होते हैं, लेकिन जो व्यंजन में जो व्यंजन होते हैं उसको हम लोग को अलग अलग याद रखना होगा। तो देखिए, सभी जो यहाँ पे वर्ग दिया गया है, ठीक है जी, 5 वर्ग दिए गए हैं। इन 5 वर्गों में से प्रथम जो 2 हैं, जैसे कि जो प्रथम 2 हैं, ठीक है जी, हर वर्ग का प्रथम जो 2 वर्ण होगा वो हम लोग के क्या होंगे, अघोष होंगे। यदि घोषत्व के आधार पर बोला जाए तो प्रथम जो 2 वर्ग होंगे वो क्या होंगे, अघोष होंगे, और अंतिम के जो 3 होंगे वो तीनों क्या होंगे, सघोष होंगे। जैसे कि हम लोग को यदि क वर्गों को लेते हैं तो क और ख जो है वो हम लोग के अघोष हो जाएंगे, और अंतिम के जो 3 हो जाएंगे जैसे कि ग, घ और अंगा, ये हम लोग के क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग यदि त वर्ग को लेते हैं तो इसमें त और थ हम लोग का क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, और द, ध, न और क्या हो, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सघोष। मतलब कोई भी वर्ग है उसका प्रथम 2 वर्ण हम लोग का क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, और अंतिम के जो 3 हो जाएंगे वो हम लोग के क्या हो जाएंगे, सघोष। तो वर्णमाला आपको पूरा याद होना चाहिए। वर्णमाला याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने भी इसको याद किया था, मेरे को 2-3 दिन लग गया था, पूरा मैं भूल जाता था। इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। इसको इस प्रकार से याद रखिएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन को ही याद रखिए, जैसे कि क, च, ट, त और प, इसको एक लाइन को याद रखिएगा, जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगी क वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा, त वर्ग आएगा, प वर्ग आएगा। तो इसको मैं याद रखने के लिए इसको मैं बोलता हूँ कचट तप, ऐसे बोलता हूँ कचट तप। ठीक है, तो कचट तप ऐसे करके ऊपर से नीचे तक ये आ गया। इसी अनुसार से इसको जमा भी सकते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, द, ध, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम लोग जमा सकते हैं। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि कौन सघोष है, कौन अघोष है ना। हर वर्ग का प्रथम जो 2 वर्ण है वह अघोष है, और अंतिम के जो 3 हैं वे क्या है, सघोष हैं। और हाँ, यदि हम लोग अब प्राण के बारे में देखते हैं, प्राण, तो ठीक है, तो देखिए प्राण है वह हम लोग का काम करेगा, इस प्रकार से काम करेगा कि एक के आड़ में, ठीक है जी, एक के आड़ में, या फिर बोला जाए तो सम विषम की पद्धति बोला जाए, पहला सम विषम की पद्धति। तो सारे जो सम हैं,
सम है वो हम लोग के क्या होंगे, महाप्राण। जैसे कि दूसरा है और चौथा है, दूसरा और चौथा हम लोग का क्या हो जाएगा, महाप्राण। यानी जो सम सम संख्या वाले हैं वो हम लोग के महाप्राण वाले हो जाएंगे, और विषम वाले हैं जैसे कि 1, 3 और 5 है ना, 5 ही है, हर वर्ग में पाँच ही वर्ण है ना, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये हम लोग के क्या हो जाएंगे, ये हम लोग के हो जाएंगे अल्प प्राण वाले हो जाएंगे, और सारे जो सम होंगे वे हम लोग के क्या हो जाएंगे, महाप्राण वाले हो जाएंगे। जैसे कि देखिए क वर्ग को यदि हम लोग देखते हैं तो क वर्ग में हम लोग का अल्प प्राण क्या हो जाएगा, पहला जो है अल्प प्राण वाला हो जाएगा। दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा कि दूसरा मतलब दूसरा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दूसरा मतलब नहीं होगा, पहला हम लोग का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, है ना, क, क्योंकि एक में आ रहा है तो एक जो है हम लोग का विषम है। उसके बाद तीसरा है ना, तीन भी विषम है तो तीसरा में क्या आ रहा है, ग आ रहा है, इसमें भी अल्प प्राण है, देखिए ऊपर में आप लोग को दिया गया अल्प प्राण में है। अब पांचवा है ना, पांचवा यहाँ पे क्या है, अंगा, ठीक है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। अब महाप्राण दूसरा और चौथा हम लोग का महाप्राण, हर वर्ग की बात बोल रहा हूँ, हर वर्ग में ऐसे ही है। तो याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोग ऐसे ही याद रखिए कि पहला, तीसरा और पांचवा हम लोग का क्या होगा, यानी सारे जो विषम पद होंगे, या फिर इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक का आड़, एक के आड़ में हम लोग का क्या होगा, महाप्राण होगा या फिर अल्प प्राण होगा। अल्प प्राण से स्टार्ट होगा, हमेशा जो वर्ग है, वर्ग का पहला जो संख्या है वह अल्प प्राण से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग नहीं भूलेंगे, इस प्रकार से याद करेंगे तो आप लोग नहीं भूलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसी वजह से इसमें आप लोग के बहुत सारे नंबर यहाँ पे छुपे हुए हैं, इस सारणी में ही बहुत सारे नंबर छुपे हुए हैं आपके, कहाँ से निकलता है, सघोष है या फिर अघोष है। तो इस सारणी को याद करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता ही दिया हूँ, तो आप लोगों को इस सारणी में ही मेन टाइम देना है। आगे हम लोग देखेंगे, अब देखते हैं कि अंतःस्थ, स्पर्शी व्यंजन तो पढ़ लिए पीछे, अब हम लोग देखेंगे अंतःस्थ को बारे में देखेंगे। तो अंतःस्थ व्यंजन, इसके उच्चारण में जीभ, तालु और दंत, होष्ठ परस्पर स्पर्श होता है। यानी इसके यदि हम लोग बोलते हैं तो तालु, दंत, होंठ परस्पर स्पर्श, एक साथ इन सभी चीज़ों का क्या बोलते हैं, स्पर्श करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। लेकिन पूरा स्पर्श नहीं होता, मतलब कम स्पर्श होता है ना। इसका जो एग्जाम्पल है ये देखिए, य र ल व, ठीक है जी, य र ल व, ये हम लोग के क्या हो जाएंगे, अंतःस्थ व्यंजन। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग का य र ल व, ये हम लोग के क्या हो जाएंगे, अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे। देखिए इसके ये सभी जो हैं सघोष और अल्प प्राण वाले होते हैं, तो य र ल व ये चारों जो हैं वो क्या होंगे, सघोष होंगे, ठीक है जी, और अल्प प्राण वाले होंगे। यानी कि जैसे कि स्वर होते हैं ना, स्वर भी हम लोग स्वर के बारे में भी पढ़ा था कि स्वर भी सघोष होते हैं और अल्प प्राण वाले होते हैं, उसी प्रकार से अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ये भी सघोष होते हैं और अल्प प्राण वाले होते हैं। अब देखिए इसमें से य है और व है, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा, य और व को, ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, जो ध्वनि कभी स्वर कभी व्यंजन के टाइप से लगती है। अब हम लोग याद रखेंगे कि र है उसको लुठित व्यंजन कहते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देना जरूरी है कि क्वेश्चन यदि आप लोग को पेपर में पूछ दिया जाएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, इसी वजह से इसको भी याद रखना, ठीक है, याद रखना है। र लुठित व्यंजन कहलाता है जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करता है, ठीक है। ये परिभाषाएं जो कोष्टक में दी गई है उसको याद मत रखिएगा, केवल ये याद रखिएगा कि र जो है लुठित व्यंजन कहलाता है, य और व है अर्धस्वर कहलाता है। फिर आप लोग को दिया जाए ल है पार्श्विक कहलाता है, इसके उच्चारण में वायु जीभ तथा पार्श्व से बगल से निकल जाती है। तो ये याद रखिएगा, कोष्टक के अंदर की चीज़ें याद मत रखिएगा कि ये बस आपको इतना याद रखना है कि ल जो है पार्श्विक कहलाता है, र जो है लुठित व्यंजन कहलाता है, य तथा व जो है अर्धस्वर कहलाते हैं, ठीक है जी, इतना ही याद रखिएगा। अब देखिए सारणी में हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ से निकलता है। तो य र ल व सारे दे दिए गए हैं, य जो है तालव्य से, र जो है वात्सर्य किसको बोलते हैं मैंने पहले बताया, दंत मसूड़ा है ना, ये फिर मसूड़ा इसको वात्सर्य बोला जाता है। ल जो है वात्सर्य से, व जो है दंत ओष्ठ से, ठीक है जी। तालु, दंत मसूड़ा दांत के ऊपर तथा निचला होठ, है ना, ये तो दे दिए गए हैं, सारणी आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है जी।
आगे हम लोग देखेंगे अब ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बारे में देखेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी स्थान विशेष से घर्षण करते हुए निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसी को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। देखिए मैंने लिखा है, ऑब्लिक करके लिखा है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, तो इसी को संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इनके यदि उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी स्थान से, विशेष स्थान से घर्षण करते हुए हवा जो है निकलती है। ठीक है जी, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा होता है। तो तीनों जो सा है, स और ह, ये हम लोग को क्या कहलाएगा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाता है। अब देखिए इसका सारणी देख लेते हैं, बहुत अच्छे से जमाए हैं इसको। देखिए स जो है, सलजम का स तालव्य तालु से निकलता है, और ये जो स है वो क्या है, अघोष है और महाप्राण है ना। स जो है मूर्धन्य है, मूर्धन्य यानी मूर्धा है ना, मुंह से निकलेगा, और ये है अघोष है और महाप्राण है। स जो है ये वत्सर्य है, दंत मसूड़ा, मसूड़ा से यानी इसको टच करते हुए निकलता है, उच्चारण स्थान है। ये जो है अघोष और महाप्राण है ना। जो चारों हैं, चारों के चारों क्या है, महाप्राण है। ऊपर के जो तीन है वे अघोष है, लास्ट वाला सघोष है। इसी को याद रखना है, ये लास्ट वाले को याद रखना है। ह केवल सघोष है, बाकी सब महाप्राण है और अघोष हैं। ठीक है, सारणी आप लोग को याद हो जाएगा। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जब दो व्यंजन वर्णों से मिलकर एक नया व्यंजन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। देखते हैं जैसे कि छत्री का छ, त्रिशूल का त्र, अज्ञानी का ज्ञ और श्रवण का श्रा जो है ये हम लोग के क्या हो जाएंगे, ये संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ये जो व्यंजन हैं ये सभी व्यंजन दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनता है। देखिए यहाँ पे छत्री का छ जो है क आधा क और स से मिलकर बनता है, त्रिशूल का त्र है त और र से मिलकर बनता है आधा त, है ना। और ज्ञानी का ज्ञ है वो आधा ज और य से मिलकर बनता है। उसी प्रकार से श्र जो है वह आधा स और र से मिलकर बनता है। यानी कि ये जो है हाफ यानी कि आधा व्यंजन है ना, जिसको हम लोग स्वर रहित व्यंजन भी बोलते हैं। हाफ व्यंजन यानी कि आधा व्यंजन, यानी आधा का, आधा ता और आधा ज और आधा सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन स्वर रहित व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये हाफ है यानी कि आधा है। इसी वजह से आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ दो व्यंजन एक नया व्यंजन बना रहे हैं, है ना जी। तो देखिए दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बना रहे हैं, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। आगे देखते हैं अब संयुक्त क्षर। ठीक है जी, संयुक्त क्षर। संयुक्त क्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन और अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब संयुक्त क्षर कहलाता है। जैसे कि आधा का त कत हो जाता है ना। और नीचे और एग्जाम्पल दिए गए हैं, आधा सा थ और आधा सा व, आधा द और ध, है ना। ये मिलकर हम लोग के क्या हो जाएंगे, संयुक्त क्षर बनेंगे। दोनों देखिए संयुक्त व्यंजन और संयुक्त क्षर में अंतर क्या है। संयुक्त व्यंजन में क्या हो रहा था, दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन नहीं बना रहे हैं। इसमें भी उसी टाइप से मेल हो रहा है, लेकिन ये एक नया व्यंजन नहीं बना रहा है। तो नया व्यंजन नहीं बनाएगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा, संयुक्त क्षर कहलाएगा, है ना जी, संयुक्त क्षर कहलाएगा। देखिए नोट, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बना रहे हैं, है ना जी, नया व्यंजन नहीं बना रहे हैं, इसी वजह से इसको संयुक्त क्षर कहलाते हैं। बस यही अंतर है दोनों में, संयुक्त क्षर में और संयुक्त व्यंजन में। आगे देखते हैं अब द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन जब शब्द में एक ही वर्ण दो बार मिलकर प्रयुक्त हो तब उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वितीय व्यंजन का प्रयोग कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो आप लोग का समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। द्वितीय व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि स्वर रहित और स्वर सहित किसको बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया है आपको कि स्वर रहित जो व्यंजन है वह आधा होगा, यानी कि आधा का, आधा प, आधा फ, आधा ब, इस टाइप से जो होते हैं जिसके नीचे में हलंत आपको दिखाई देगा, ये सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर रहित व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये हाफ होता है इसी वजह से। और दूसरा स्वर सहित व्यंजन मतलब पूर्ण व्यंजन को हम लोग स्वर सहित व्यंजन बोलते हैं। देखिए जैसे कि कच्चा,
है ना, कच्चा, पक्का, गप। इसमें देखिए दो एक टाइप से व्यंजन जो है प्रयोग में हो रहे हैं, जिसमें से च जो है, जैसे कि कच्चा में आप लोग देखिएगा तो एक तो च जो है आधा च है और दूसरा च है वो पूर्ण च है। तीसरा में देखिएगा पक्का में भी तो क जो है आधा का है और एक का है वो पूर्ण का है। गप में भी देखिएगा तो एक जो प है वो आधा प है और दूसरा प है वो पूर्ण प है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय व्यंजन बोलते हैं, जब एक वर्ण का दो बार में प्रयोग होता है, जिसमें से जो पहला जो प्रयोग होगा वो आधा होगा और दूसरा प्रयोग होगा वो पूर्ण होगा। क्वेश्चन में ये आता है, एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा, निम्न शब्दों में से कौन है वह द्वितीय व्यंजन है या द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी। जब आप वस्तुनिष्ठ सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखिए कि इसका एक नियम होता है। नियम ये होता है कि जो क च ट तप है ना, क च ट त और प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण यानी कि सम जो वर्ग है, सम जो वर्ण है, ठीक है, ये जो है द्वितीय नहीं होगा। ठीक है जी। देखिए कि आप लोगों को देखिए यहाँ पे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग दिया है। इनमें से जो रेड में दिखाई दे रहे होंगे इनके क्या है, द्वितीय व्यंजन नहीं बनते। उदाहरण में आप लोग देखिए, जैसे कि मक्खी, सही शब्द मक्खी को माध खा खी ऐसा नहीं लिखा जाता, ये गलत है ना। उसी प्रकार से घग्घर को, जैसे घग्घर नियमानुसार जो गलत है, जैसे कि आधा घ घर नहीं लिखा जाता, उसको घग्घर लिखा जाता है। ठीक है जी। यही है इसको लिखने का सही तरीका, यानी कि किसी भी वर्ग का जो दूसरा है और चौथा है यानी कि सम, ये हम लोग के क्या होंगे, ये द्वित्व व्यंजन नहीं बनते। ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है जी। अमानक वर्ण, हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जो वर्तमान समय में चलन में नहीं हैं अथवा हिंदी के मूल वर्णों में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार के सभी वर्ण अमानक वर्ण के श्रेणी में आते हैं, अर्थात वे वर्ण जो पूर्व में तो मान्य रहे हों परंतु वर्तमान में वर्णमाला के दृष्टिकोण से मान्य ना हो, अमानक वर्ण कहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जो आप लोग को भ जैसे दिखाई दे रहा है, यही आप लोग का अमानक वर्ण है। ठीक है जी। आप लोग को देखिएगा कि कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होते हैं उसमें भी नहीं दिखाई देगा, आपके मोबाइल की कीबोर्ड में भी ये जो है ये नहीं लिखा जाता। इसकी वजह से फ़ोटो से इसको मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब विदेशों से आगत या गृहीत ध्वनियाँ, विदेशों से आगत या गृहीत ध्वनियाँ, अरबी फारसी। देखिए जो शब्द हैं उन शब्दों के नीचे में बिंदु लगा हुआ है, इस बिंदु के क्या बोलते हैं, तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नुक्ता वाले वर्ण भी बोलते हैं। जिस जो भी वर्ण है उस वर्ण के नीचे में यदि बिंदु लगा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नुक्ता वर्ण बोलते हैं। अरबी फारसी, ये सभी जो कहाँ से आए हैं, ये अरबी और फारसी से आए हैं, क्योंकि उनके वर्ण में भी ऐसी नीचे में बिंदु लगाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नुक्ता वाले वर्ण बोलते हैं। और अंग्रेजी अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, ये अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी स्पेशल है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि उत्क्षिप्त किसको बोला जाता है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे फिर झटके के साथ नीचे आए, उसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त बोलते हैं। जैसे कि अड़ा और ढ़ा, ठीक है जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त बोलते हैं, अड़ा अड़ा। ठीक है। आइए देखते हैं ढ़ा और ढ़ा के बारे में। जो ढ़ा है वह मूर्धन्य, सघोष और अल्प प्राण वाले होते हैं। ठीक है जी। ये क्या होगा, मूर्धन्य है ना, सघोष होगा और अल्प प्राण होगा। और ढ़ा है वो भी मूर्धन्य होगा, सघोष होगा और महाप्राण होगा। तो इन दोनों में क्या बोलते हैं, सिमिलर क्या है, ये दोनों क्या होंगे, मूर्धन्य होंगे और दोनों के दोनों सघोष होंगे, बस इनके प्राण में अंतर है। देखिए ऊपर वाला क्या है, अल्प प्राण है, ढ़ा जो है अल्प प्राण है, और ढ़ा है वो क्या होगा, महाप्राण वाला होगा। इसके आप लोग को याद रखना है कि नोट करके यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। ठीक है जी। संस्कृत में ये पहले नहीं थे, ये हिंदी में विकास हुआ है तभी इन दोनों को लाया गया है। अब आप आई बटन पे क्लिक करके वर्णमाला के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ वीडियो देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी वीडियो देख सकते हैं। इससे क्या है, आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं सामान्य हिंदी के अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।